गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर भारत में ब्रिटिश शक्ति के विस्तार के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश शक्ति के विस्तार का मुख्य कारण क्या था? केंद्रीय सत्ता का अभाव, राजनीतिक अस्थिरता, राष्ट्रीय एकता का अभाव, उपयुक्त सभी। इसमें उपयुक्त सभी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही है? द्वैध शासन की नीति, लॉर्ड क्लाइव, सहायक संधि की नीति बैलेजली, व्यपगत सिद्धांत का नीति लॉर्ड डलहौजी। ये तीनों सही हो जाएंगे। द्वैध शासन की नीति लॉर्ड क्लाइव ने लाया था। सहायक संधि की नीति बैलेजली द्वारा अपनाया गया था। व्यपगत सिद्धांत की नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाया गया था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को। 1764 में बक्सर के युद्ध के समय निम्नलिखित में से कौन बंगाल के गवर्नर थे? बेंसी टाट थे। 1764 में बक्सर के युद्ध में के समय निम्नलिखित में से कौन बंगाल के गवर्नर थे? बेंसी टाट। इलाहाबाद की संधि के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के कहाँ की दीवानी प्राप्त हुई थी? बिहार, बंगाल और उड़ीसा तीनों जगह की मिली थी। अंग्रे अंग्रेजों ने बंगाल के किस नवाब से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी के साथ साथ निजामत सुबेदारी भी प्राप्त की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा निजामुद्दौला। अंग्रेजों ने बंगाल से किस नवाब से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी के साथ साथ निजामती भी प्राप्त की थी? निजामुद्दौला। बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की थी 1765 ईस्वी में और सूबेदारी 1772 में प्राप्त की थी। निजामत का अभिप्राय है निजामत में सूबेदारी का अभिप्राय है आंतरिक सुरक्षा से, शांति तथा सुव्यवस्था से, न्याय व्यवस्था और फौजदारी मुकदमों के निर्णय से। उपयुक्त सभी से हो जाएगा इसका सही आंसर। मिलान करें। बंगाल बंगाल के दीवान थे मोहम्मद रजा खां, बिहार के सिताब राय, उड़ीसा के राय दुर्लभ। बंगाल के मोहम्मद रजा खां, बिहार के सिताब राय, उड़ीसा का राय दुर्लभ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कंपनी को बंगाल के व्यापार पर एकाधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1717 ईस्वी में। 1717 के फर्रुखसियर द्वारा जारी एक फरमान के द्वारा प्राप्त हो गया था। द्वैध शासन की आलोचना करते हुए किस ब्रिटिश इतिहासकार ने इसे खुली और निर्लजतापूर्ण लूटपाट के युग की संज्ञा दी है? परसिवल स्पीयर ने द्वैध शासन की आलोचना करते हुए किस ब्रिटिश इतिहासकार ने इसे खुली और निर्लजतापूर्ण लूटपाट का युग की संज्ञा दी है? परसिवल स्पीयर ने। वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन को कब समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन को 1772 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। सर्वप्रथम सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत का प्रारंभ किसने किया था? इसका श्रेय किसको जाता है? तो डुप्ले को। सहायक संधि सर्वप्रथम डुप्ले ने लाया था। अंग्रेजों ने सहायक संधि का पहला प्रयोग 1765 में कहाँ के नवाब के साथ किया था? अवध के नवाब ने। 1798 ईस्वी में अवध के नवाब से। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? सहायक संधि का व्यापक प्रयोग वेलेस्ली ने किया था। ये ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। सहायकता संधि की वास्तविक शुरुआत 1799 में ईस्वी में नहीं बल्कि 1798 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहायक संधि की विशेषता को संदर्भित नहीं करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय राज्य कोई भी संघ बना सकती है। देशी रियासतों ने अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्र अथवा वह सब जो देश को प्रतिष्ठित बनाते हैं उन्हें बेचकर सुरक्षा मोल ले ली। यह कथन किसका है? यह कथन है थॉमस मुनरो का। देशी रियासतों ने अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्र अथवा वह सब जो देश को प्रतिष्ठित बनाते हैं उन्हें बेचकर सुरक्षा मोल ले ली। यह थॉमस मुनरो का कथन है। डलहौजी ने भारतीय राज्यों हड़प नीति के तहत किसने किसने कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? तीन। तीन श्रेणियों में विभक्त किया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड डलहौजी ने व्यापगत के सिद्धांत लागू करके 1848 में सतारा, 1854 में नागौर का त्याग किया था। यह कथन बिल्कुल सही है। डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा का अमान्य कर दिया था। यह भी कथन सही है। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। मिलान करें। जयपुर को सहायक जयपुर को व्यापगत सिद्धांत के अनुसार 1854 में विलय किया गया था। बघाट को 1850 में, उदयपुर 1852, झांसी 1853 और नागपुर 1854 में। जयपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853। द नेटिव स्टेटस ऑफ इंडिया। द नेटिव स्टेटस ऑफ इंडिया की पुस्तक के लेखक कौन है? द नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया। द
फिफ्थ स्टेट्स ऑफ इंडिया लेखक हैं विलियम ली वार्नर। विलियम ली वार्नर। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सा युद्ध लड़कर हस्तक्षेप नीति का उल्लंघन किया था? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सा युद्ध लड़कर हस्तक्षेप नीति का उल्लंघन किया था? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। घेरे की नीति। घेरे की नीति 1765 से 1813 वर्ष लागू हुआ था। 1765 से 1813 वर्ष के ईस्वी के बीच लागू हुआ था। घेरे की नीति 1765 से 1813 ईस्वी के बीच। समान संघ की नीति। समान संघ की नीति 1935 से 1947 ईस्वी। अधीनस्थ प्राधिकरण अधीनस्थ प्राधिकरण 1813 से 1858 ईस्वी में। और अधीनस्थ संघ की नीति अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1935। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गए सहायता संधि सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? कंपनी के लिए नियत आय का प्रबंध करना, यह कथन लागू नहीं होता है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन सिद्धांत ने निर्दिष्ट किया था। कंपनी के लिए प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों का दो वर्गों में विभाजन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और जिनके द्वारा किए गए सहायक संधियों के सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कोट से पता कीजिए। देखिए, हैदराबाद को सहायक संधि द्वारा 1798 में विलय किया गया था। मैसूर को 1799 में। अवध को 1801 ईस्वी में। सिंधिया को 1804 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर से एक बार देखते हैं। हैदराबाद को 1798 ईस्वी, मैसूर 1799, अवध 1801, सिंधिया 1804। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी तो इंदौर के होलकर ने नहीं किए थे। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? बंगाल में द्विशासन प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लाया गया था। रिंग ऑफ फेंस नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स से।